बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिना आदिल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से आपने ईद मना ली होगी। अपना फरीज़ा जो था कुर्बानी का वो भी अच्छे से अंजाम दिया होगा। ऑल्दो ईद पे जो मौसम था वो थोड़ा गर्म था और जो हमारी बाहर की आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ी सी हमें कम भी करनी पड़ी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद थी कि बच्चों के साथ पार्क्स और वो ज़ू वाला जो एक होता है ना ईदों पे एक स्पेल चलता है और उस पर जाना बड़ा ज़रूरी होता है, वो हमने मिस किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईद खैर खैरियत से गुजर गई। ईद की छुट्टियां आज ख़त्म हो गई। मेंटली ज़रा तैयार हो जाएं, आज पहला वर्किंग डे है ईद की, इन सब बहुत सारी छुट्टियों के बाद। और ईद पे हमने देखा कि जनाब बहुत अच्छे तरीके से जो सफाई के इंतज़ाम थे उस पर भी हम ज़रा तारीफ़ करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है कि जितने तमाम बड़े शहर हैं जो आलाइशें होती है, ख़ास तौर पे ये जो कुर्बानी की ईद होती है इस पे वो हमें सड़कों पर जा बजा पड़ी हुई नज़र आती हैं। एक ताफुन फैल रहा होता है, बदबू फैल रही होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो सीएम पंजाब है उनकी जानिब से बड़ा एहसन इक़दाम जो है वो उठाया गया और कहीं भी आपको ना आलाइशों के ढेर नज़र आए, बल्कि जो टीम्स थी वो सड़कों पे जो है ना वो घूम रही थी और उन्होंने किसी किस्म का गन जो है वो पड़ने नहीं दिया। उनकी बेहतरीन कारकर्दगी की तारीफ़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने भी की है और जो मरीम नवाज साहिब है उन्होंने उनको बेहतरीन काम करने पर 1 माह की जो तनख्वाह है बतौर इनाम देने का ऐलान कर दिया, क्योंकि ईद पर मुसलसल 72 घंटे में सफाई जो है वो की जा रही थी और अर्के गुलाब मिले पानी से सड़कों, गलियों और रास्तों की धुलाई थी। लाहौर का तो यह हाल मैंने देखा है, पंजाब के दीगर शहरों में भी ऐसा ही था। बिल्कुल जो मशीनरी थी उन्होंने जो आलाइशें थी उन्हें उठाकर बिल्कुल डंपिंग साइट्स पर वो ले गए और किसी किस्म का हमें ताफुन गंद जो है वो नज़र नहीं आया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अगर ये जो काम है ये ना होता और सफाई के ऐसे इक़दाम ना होते तो बहुत सारे मसले होते, ताफुन फैलता और बहुत सारी बीमारियां भी फैल सकती थी। और जनाब दूसरा ये कि अब अल्हम्दुलिल्लाह फ़रीज़ा हज की अदायगी के बाद जो हज्जाज कराम है वो उनकी वापसी का सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। PIA और इसके साथ साथ 2 निजी एयरलाइंस जो हैं वो ये परवाज़ें ऑपरेट करेंगे। पहले रोज़ 2000 से ज़्यादा हज्जाज कराम वापस पहुँचेंगे और PIA की जो पहली परवाज़ है वो 850 हज्जाज को लेकर कराची पहुँचेगी। मक्का मुकरमा में हज के दौरान भी गर्मी की शिद्दत हमने देखी, वहाँ पर भी 51.2 तक टेम्परेचर जाता हुआ हमने देखा और कहा यही जा रहा है कि 577 हाजी जो हैं वो इस सारी सिचुएशन में जान बहक हुए हैं। जान बहक होने वाले जो हाजियों की तादाद है उसका जो खदशा है वो जाहिर किया जा रहा है, लेकिन एक फ्रांसीसी खबर से एजेंसी है उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि इस बार जो हज सीज़न के दौरान गर्मी से जान बहक होने वाले हाजियों की तादाद 922 तक चली गई और जो अरब सफारतकार हैं उनका ये कहना है कि जान बहक मिस्री हाजियों की तादाद ही कम से कम 600 तक है। फ्रांसीसी जो खबर एजेंसी है वो ये कह रही है कि जो जान बहक दीगर हाजी हैं उनका ताल्लुक उर्दन, इंडोनेशिया, ईरान, सेनेगाल, ट्यूनिस और इराक से है, लेकिन ये क्लियर नहीं किया जा रहा कि इन हाजियों की जो अमवात हैं वो हीट वेव से ही हुई हैं या नहीं। उर्दन के 20 लापता हाजियों की तलाश भी जारी है और ख़बर एजेंसी के मुताबिक इस साल 18 लाख अफराद ने हज का फरीज़ा अंजाम दिया। हज के दौरान दर्जा हरारत 51.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया था जनाब और शदीद गर्मी थी। गर्मी ओवरऑल इस वक्त बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम बात करें अपने ही मुल्क की तो यहाँ पर भी गर्मी की शिद्दत में बेतहाशा इजाफा हुआ है। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है लोड शेडिंग में इजाफा हो जाता है और 12 घंटे से ज़्यादा की लोड शेडिंग की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई यही सिचुएशन देखने में मिली। बिजली की लोड शेडिंग का जो तनाज़ा था वो शिद्दत इख्तियार कर गया और सूबाई वज़ीर के बाद अब वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने भी अपने इलाके की बिजली बहाल करने के लिए वो DI खान ग्रिड स्टेशन पहुँचे और उन्होंने अपने ऐलान के मुताबिक कहा कि जनाब लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे अब फिक्स कर दिया गया। इससे कबल हमने ये भी देखा कि पेशावर में वारसिक रोड पर जो लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीन थे उन्होंने एहतजाज किया था, लेकिन जो रुकन सूबाई असम्बली फजल इलाही थे वो मुजाहिरीन के साथ रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए थे और वहाँ ज़बरदस्ती उन्होंने 4 फीडर से बिजली बहाल कर दी थी। और इस सारे सिचुएशन में जो तर्जुमान पेस्को है वो कहते हैं कि रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से लाइन लॉसेस वाले जो 10 फीडर्स पर ज़बरदस्ती बिजली बहाल हुई उससे पेस्को को 26,40,000 रुपये का नुकसान हुआ है।
और खैबर पख्तूनख्वा में ग्रिड स्टेशन पर सूबाई अरकान असम्बली की क़यादत में धावे के बाद वफाकी वज़ीर तवानाई ने थक हार कर आखिर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मदद मांग ली और जो करंट सिचुएशन है उस पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के दरमियान कॉन्टेक्ट हुआ, जिसमें बातचीत की गई। कहा गया जनाब के 12 घंटे लोड शेडिंग पर अगले 2 रोज़ में अब ज़रा बातचीत करेंगे, मुज़ाकरात होंगे। अली अमीन गंडापुर ने फिर यकीन दहानी करा दी है मोहसिन नकवी साहब को कि वही ग्रिड स्टेशन के तहफ़्फ़ुज़ को हम यकीनी बनाएंगे। और मोहसिन नकवी ने भी ये कहा है कि पूरी कोशिश है खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का जो मसला है उसे जल्द हल कर दिया जाए और तमाम वफाकी तनसीबात की हिफाजत जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत से भी दरख्वास्त है खुदारा रहम करें, ऑलरेडी गर्मी इतनी ज़्यादा है और उसमें भी जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है कई इलाकों में वो बेतहाशा हो रही है, 12 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग हो रही है। अवाम पे थोड़ा सा रहम करें, जो लोड शेडिंग है वो एलानिया लोड शेडिंग जो आवर्स आपने डिसाइड किए हुए हैं उसी में ही करें ताकि गरीब आदमी जो है वो सांस ले सके, क्योंकि अगर तो वेदर बाहर बेहतर हो तो प्रेफर किया जाता है कि यार थोड़ी देर बंदा बाहर बैठा है और पता नहीं चल रहा लाइट गई है नहीं, लेकिन जो इस तरह की गर्मी है इतनी शदीद उसके अंदर तो बिल्कुल सोचा भी नहीं जा सकता है कि आप पंखे के बगैर, एटलीस्ट पंखे के बगैर ही बैठे हुए, एक आदमी एक पंखे से ज़्यादा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और उन्हीं इलाकों में सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग की जा रही है। और जो ये पेशावर वाला तनाज़ा है इसकी तो हम वैसे हमेशा ही दुआ करते हैं कि ये इस तरह के जो मामलात हैं वो संगीनी की तरफ लेकर जाते हैं सिचुएशन को, ना कि बेहतरी की तरफ, क्योंकि जब आप अपने हाथ में ले लेते हैं किसी भी चीज़ का कंट्रोल तो उससे नुकसानात ही होते हैं। तो उम्मीद है कि मोहसिन नकवी साहब की और जो अली अमीन गंडापुर हैं उनकी ये बातचीत जो है वो कुछ रंग ले आएगी और जो लोड शेडिंग है वो पेशावर में भी बेहतर हो जाएगी, 12 घंटे जो कहा गया है वो फिक्स कर दी जाएगी। तो अब जनाब ये सारी सिचुएशन थी जो आपके साथ ओवरऑल शेयर की है। गर्मी ने बहुत तंग किया हुआ था, इस पर हम डिटेल में भी बात करेंगे। और अब जनाब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। दिल तो नहीं चाहता है जब से अपनी टीम बाहर निकली है बात करने की, लेकिन ऑल्दो अभी चल रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप तो उस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। तो आज की बड़ी खबर भी हमारी यही है, ICC T20 वर्ल्ड कप जो है वो 2024 सुपर 8 के मरहले में दाखिल हो चुका है और सनसनीखेज मुकाबलों की तवक्को अब की जा रही है। और अगर ये कहा जाए कि बेसिकली वर्ल्ड कप तो अब शुरू हुआ है तो ये बिल्कुल भी कहना गलत नहीं होगा। कल अमेरिका और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो मैच था सुपर 8 का पहला मैच, उसमें जनूबी अफ्रीका ने अमेरिका को 18 रन से हरा दिया। और दूसरी जानिब T20 वर्ल्ड कप में शर्मनाक शिकस्त के बाद हमारी जो कौमी टीम है वापस पहुंचना भी शुरू हो गई है। कप्तान बाबर आजम समेत 6 क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो फौरी तौर पर वतन वापस नहीं आएंगे। उनमें बाबर आजम हैं, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, हारिस रऊफ़, शादाब खान और आज़म खान शामिल। इनमें से बाज़ की जो है वो कुछ ब्रिटानिया में लीग खेलने की भी बातचीत चल रही है। और पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के जो हेड कोच है गैरी कर्स्टन सीख पाओ गए, काफ़ी गुस्से में नजर आया। उन्होंने ना ड्रेसिंग रूम में कौमी खिलाड़ियों को आड़े हाथों ले लिया और उन्होंने कहा कि जनाब स्किल्स और फिटनेस को आप बेहतर करें वरना टीम में आपकी कोई जगह नहीं है। मजीद ये भी कहा कि आपकी नाकिस फिटनेस की वजह से फील्डिंग में आप पीछे रह गए हैं, शॉर्ट फॉर्मेट में बेहतर फिटनेस कामयाबी दिला सकती है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी जिन्होंने वर्ल्ड कप मिशन पर जाने से पहले टीम को जीत पर लाखों डॉलर देने का कहा था, अब वो नाकिस कारकर्दगी पर बड़ी सर्जरी की बातें कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या होता है, क्या PCB के पास ऐसा सर्जन मौजूद है जो टीम की सर्जरी कर सके या फिर यही टीम अगले मिशन पर भी हमें नजर आएगी। इस सारे क्रिकेट सिनेरियो पर कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अवैस और रशाद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले रशाद महमूद साहब, सुपर 8 का पहला मैच हमने देखा, उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? और दूसरा ये कि अगर वाकई ये कहा जाए कि अब वर्ल्ड कप तो अब शुरू हुआ है तो ये गलत नहीं होगा? जी हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। बिल्कुल अब सुपर 8 में जो टीमें पहले मरहले के बाद पहुंची हैं वो जाहिर है नेचुरली ज्यादा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल के पहुंची हैं, तो अब मुकाबले बहुत क्लोज होंगे। और एक बात और भी है कि अब वेस्ट इंडीज में ज्यादा मैचेस हैं तो वेस्ट इंडीज के पिचेस जो हैं वो भी बेहतर हैं, उस पर हाई स्कोरिंग मैचेस देखने में आएंगे। जबकि अमेरिका में पिचेस जो थे काफी अनइवन बाउंस के और मुश्किल विकेट्स थे, कंडीशंस भी जरा डिफरेंट थी और बिल्कुल एलियन थी काफी टीम्स के लिए। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये क्लोज मुकाबले होंगे, टफ मुकाबले होंगे। और कल साउथ अफ्रीका USA का भी काफी क्लोज मैच था डेफिनेटली। तो साउथ अफ्रीका मैं समझता हूं कि देवर लकी कि वो पहले बैटिंग कर रहे थे। मेरे ख्याल अगर वो बाद में बैटिंग करते तो उनकी एक चोकर्स की रेपुटेशन भी है, तो हो सकता था कि
यूएस अगेन कोई अपसेट कर देता डेफिनेटली। अच्छा ओवैस, आप भी बताइएगा, लगता था कहीं से कि ये यूएसए की जो टीम है ये सुपर 8 पे चली जाएगी? देखिए, सुपर 8 की अगर बात करूं तो आपको पता है कि वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है सुपर 8 के अंदर। आपकी मैं अभी इंट्रो पे बात सुन रहा था और हकीकतन है कि मुझे पता है, दुख होता है कि पाकिस्तान टीम यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन द बेस्ट टीम्स जो होती है जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है उसको तो आपको सुपर 8 में नजर आती हैं। यूएस की सबसे अच्छी चीज जो मुझे पूरे टूर्नामेंट के अंदर लगी, एक नई टीम है, 3-4 साल से वो काम कर रहे हैं डिफरेंट। आपको पता है दुनिया के क्रिकेटर्स उन लोगों ने बुला के अपनी टीम के ऊपर काम किया, चाहे ओडीआई क्रिकेट की बात करूं चाहे अपना T20 क्रिकेट की बात करें, लेकिन एक फ्लैबॉइंट किस्म की क्रिकेट वो खेलते हैं। फ्लैबॉइंसी है, आपने देखा एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, उनमें डर नहीं है हारने का, और यही चीज होती है जब आप T20 के अंदर खेलते हो। कल भी साउथ अफ्रीका की आप बात करें तो बड़ा क्लोज मार्जिन वो मैच ले गए थे कि साउथ अफ्रीका ने अभी तक 5 के 5 मैचेस जीते हैं ऑन द ट्रॉट, लेकिन जो आखिरी 2-3 मैचेस हैं वो बड़े क्लोज मार्जिन साउथ अफ्रीका जीतने में कामयाब हुआ। तो दैट मींस कि यूएसए ने बहुत टफ कल टाइम दिया कि मुझे उनकी बॉलिंग यूनिट से पता लग रहा था साउथ अफ्रीका के थोड़ा सा प्रेशर के अंदर साउथ अफ्रीका टीम आपको नजर आ रही है। ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, उनको पता है पावर प्लेस का किस तरीके से फायदा उठाना है। बॉलर्स की बात करें, उन्हें बाकायदा तरीके से अपना उन लोगों ने मैपिंग की हुई थी कि कैसे इनके वीक शॉट्स हैं, किस तरीके से इनको काउंटर अटैक करना है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जो उनकी कप्तानी थी यूएसए के कप्तान की, वो बहुत जबरदस्त थी। जिस तरीके से वो बॉलर्स को रोटेट कर रहे थे, फील्डर्स को रोटेट कर रहे थे, यही आपको चीज चाहिए होती है जब आप नॉन टेस्ट नेशन की तरफ से खेलते हैं। और मैं इस चीज पे हमेशा जोर देता हुआ आया था कि जब नॉन टेस्ट नेशंस आएंगे इन टूर्नामेंट्स के अंदर तो वो टफ टाइम देंगे टेस्ट नेशंस को, और आपको वो नजर भी आता है। चाहे आप यूएसए की बात करें, चाहे आपने पीछे आपने नमीबिया को देखा होगा, स्कॉटलैंड को यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने देखा होगा कि बड़ा क्लोज मार्जिन जाके ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैच जीता था, बड़ा मुश्किल से बल्कि वो मैच जीता था। तो एक अच्छी बात होती है जब इतना ज्यादा नॉन टेस्ट नेशंस को चांसेस भी दिए जाए और वो आगे आपको प्रूव भी करे। लेकिन सुपर 8 के अंदर अभी स्टिल मैं फील करता हूँ कि शायद एक जो है वो कहीं ना कहीं दिल टूटेगा किसी बड़ी टीम का। साउथ अफ्रीका नहीं होनी चाहिए, बेचारे हमेशा चौकस का टैग होता है, लेकिन अच्छी बात है जो मुझे शायद फील हो रहा है कि जो इनिशियली स्टार्टिंग मैचेस के अंदर साउथ अफ्रीका की बात करूं तो जो टफ मैचेस उनके निकले हैं, 4 से 5 मैचेस के बड़े क्लोज मार्जिन जाके वो जीते, तो जो चौकस की चीज है शायद वहां पर ही खत्म हो जाए और आगे उसको कैरी ऑन करें। क्योंकि जब चौकस का टैग आपका लग जाए या कोई भी टैग आपके ऊपर लगता है तो साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर बिल्ड होता है, जो कि उससे निकलना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है साउथ अफ्रीका के लिए। और मेरी भी ख्वाहिश है, बहुत से लोगों की ख्वाहिश होगी कि यार एक नया चैंपियन अब आपको नजर आए। इंडिया की बात करें, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पहले भी टूर्नामेंट से जीत चुके हैं, चाहते हैं कि नया एक चैंपियन नजर आए। साउथ अफ्रीका आई गेस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड्स आपको नजर आती है अगर वो अपने प्रॉपर रिदम के अंदर नजर आए। सही है। अच्छा, ये तो हो गई है ना बाकी टीमों की बात, जरा अपनी टीम की तरफ भी आते हैं रिशाद साहब। एक तो इन्होंने हमारा ईद का मजा भी खराब कर दिया है वर्ल्ड कप से बाहर होकर। परफॉर्मेंस का आपको क्या लगता है, कौन है जिम्मेदारी जो परफॉर्मेंस खास तौर पर इस वर्ल्ड कप में दिखाई, और जो टीम सिलेक्शन है उसको आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, इसमें काफ़ी कॉजेज हैं, देयर आर नंबर ऑफ कॉजेज। आपको पता है कि पिछले प्रोग्राम में हम लोग भी बात करते रहे हैं कि स्लो और डेड विकेट्स जो पाकिस्तान में अरसे से बन रही हैं, वो हमारे बैट्समैन होम ग्राउंड पे PSL में मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में तो बड़े लंबे लंबे स्कोर्स करते हैं, छक्के मारते हैं, चौके मारते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट उनको मिलती है तो उसमें वो उस लिहाज की कारकर्दगी नहीं दिखा सकते उस लेवल की। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत अरसे से चल रहा है और एक ग्रास रूट से क्रिकेट को ठीक करने की जरूरत है। डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रही हैं, सिलेक्शन की भी प्रॉब्लम्स थी, डिजर्विंग क्रिकेटर्स को छोड़ा गया, पीछे उनको नहीं सेलेक्ट किया गया। और उसके अलावा जो पिछले एक साल में स्पेशली जो पाकिस्तान क्रिकेट का ग्राफ रहा वो बहुत अप एंड डाउन और एक कंफ्यूज माइंडसेट उसमें नजर आ रहा था। बहुत से प्लेयर्स ट्राई किए गए। आपको पता है कि जो दुनिया की जो 20 टीमें हैं जो इस वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही हैं उसमें सबसे आखिर में पाकिस्तान ने अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान किया। और ये जब है जबकि सबसे ज्यादा T20 मैचेस पाकिस्तान ने खेले इन द बिल्डअप फॉर दिस वर्ल्ड कप, उसके बावजूद वो अपना स्क्वाड सबसे लेट अनाउंस किया। तो वो एक कंफ्यूज एक माइंडसेट था, सेटल्ड टीम नहीं नजर आ रही थी, मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम्स थी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स के बाद और फिर न्यूजीलैंड की B या C टीम से यहाँ इतना बुरा परफॉर्म किया, उन्होंने बड़ी मुश्किल से सीरीज जीते, आयरलैंड से भी मैच हार गया। तो ये सारी चीजें थी, तो ये लग रहा था कि ये टीम बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएगी, उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं देगी, लेकिन फिर भी जिस लेवल का परफॉर्मेंस दिया वो उससे भी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था, बहुत ही ज्यादा। तो प्रिपरेशन कोई नजर नहीं आई पाकिस्तान की, और एक कोई मेथड, जो एक हर चीज में एक मेथड होता है, एक मैडनेस में भी लोग कहते हैं एक मेथड, वो मेथड बिल्कुल नजर नहीं आया। तो ये सारी जरूरत है। और मेरे ख्याल में अब तो नफी साहब ने भी कहा है, लेकिन अगर ओवरऑल हो, अगर कोई
तो वो फिर नजर आए कि वाकई सही। ग्रास रूट से प्रिपरेशन भी कुछ नजर नहीं आया। अच्छा ओवैस, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? जो टीम सिलेक्शन थी वो आपके ख्याल में बेहतर थी? 5 फास्ट बॉलर्स, 5 ओपनर, 3 स्पिनर्स और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्या आपके ख्याल में मजीद तब्दीली की जा सकती थी? देखिए, चीजें तो इसमें बहुत सी तब्दील होने वाली थी। अगर आपको मेरे जितने पिछले प्रोग्राम्स आप उठा के देख लें, जब आपके प्रोग्राम में भी अपीयर हुआ, सबसे बड़ी चीज तो मुझे समझ नहीं आई थी, जब आप बात करते हैं पीएसएल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, आपके पास वही लड़के इस वक्त टीम के अंदर थे जो पीएसएल के मैचेस के अंदर जिन्होंने परफॉर्म किया था, आपने उनको दी बेस्ट आपने कहा जी ये हमारी अपना सिलेक्शन है, तो जी आप इनको टीम में ले आए, तो आप उनको टीम में लेके आजम खान की बात करो, डिफरेंट प्लेयर्स की बात कर लो। लेकिन जिस वक्त आप बात करते हो प्रॉपर सिलेक्शन फॉर द पाकिस्तान टीम, तो आप हमेशा देखते हो अपने डोमेस्टिक सर्किट की तरफ, के डोमेस्टिक में कौन सा लड़का टॉप परफॉर्मर है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमने काफी सालों से अपने डोमेस्टिक के प्लेयर्स को लिफ्ट नहीं करवाई। हम सिर्फ पीएसएल की बिना पे उठा के पाकिस्तान की कैप दे देते हैं और आपके सामने वो बुरी तरीके से एक्सपोज हुए हैं। उस्मान खान, मैं बहुत बड़ा उनके हक में था कि उनको खिलाना चाहिए, उन्होंने कुर्बानी दी है, लेकिन वो साफ पता लगा कि जब आप पीएसएल की बात करते हो, लीग क्रिकेट की परफॉर्मेंस, और जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो उसका एक्सपोजर कितना इंपॉर्टेंट होता है, कि आपको नजर आ रहा होता है कि आपने डोमेस्टिक मैचेस नहीं खेले। जो आपका प्राइम टूर्नामेंट है, जहां पर 4 डे क्रिकेट होती है, जहां पर डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, वो आप जब नहीं खेलते तो आपके रिजल्ट्स ऐसे ही होते हैं। मैं अगर कंपेयर करूं पाकिस्तान टीम का, अगर डिफरेंट टीम्स के साथ कंपेयर करूं, चले पड़ोसी ममालिक के साथ करते हैं, उनका एक लड़का जो इस वक्त इंडिया टीम में खेल रहा है, उसने कम से कम 70 से 80 रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेले, चले 70 से 80 ना खेले, कम से कम 50 रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेले हैं। वैसे अगर पाकिस्तान टीम की बात करूं, जितने प्लेयर इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर मौजूद हैं, हालिया अरसे के अंदर उन्होंने लिटरली 20 से ऊपर फर्स्ट क्लास, 20 तो बहुत दूर की बात है, शायद 15 फर्स्ट क्लास मैचेस ना खेले हों, शायद 20 ना खेले हों। ये मसला है, जहां पर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तरजीह नहीं दोगे, आप जाओगे T20 पीएसएल की फॉर्मेट पे उठा के आप लड़के को पाकिस्तान की कैप दोगे, तो आप लॉन्गर वर्जन के लिए उसको नहीं सोचोगे कि यार हाँ आगे 3-4 साल में लड़के को कहाँ देख रहा हूँ। आप सिर्फ एक टूर्नामेंट देखोगे, फिर ऐसे रिजल्ट्स आपके पैदा होते हैं। आप देखें, बात अच्छी है कि मोहसिन नकवी साहब एक अपना ऐलान भी कर चुके हैं कि जी यहाँ पर ग्रैंड ऑपरेशन होगा। पाकिस्तान टीम्स में बहुत से प्लेयर्स अपना जो सा शायद वो हाथ धो बैठे सीट से, लेकिन मसला खाली प्लेयर्स का नहीं होता, आपको कोचिंग स्टाफ, फिर उसके बाद जो पूरा का पूरा जो पैनल है आपका, खाली आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी, कोचेस या प्लेयर्स के ऊपर कसूरवार नहीं होता, जो नीचे भी बैठे हैं लोग। जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से लेकर, तो पाकिस्तान टीम में जो एक इंफॉर्मेशन पास होती है कि ये बंदा परफॉर्म कर रहा है, ये बंदा परफॉर्म कर रहा है, इसको पाकिस्तान टीम के अंदर होना चाहिए या पाकिस्तान कैंप में लेके आना चाहिए, वो बंदे भी अकाउंटेबल हैं। वो कहां पर हैं जो बात नहीं करते कि ये लड़का परफॉर्म कर रहा है। इतने आपके टॉप परफॉर्मर्स डोमेस्टिक के अंदर रहे हैं। कामरान गुलाम की बात करो, आज तक उस लड़के को आपने एक टूर करवाया, उसके बाद वो कभी जिंदगी में नजर नहीं आया। बहुत से ऐसे लड़के आपके पास मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर सकते थे, आपने उनको रिप्रेजेंट नहीं करवाया। क्यों इन्फॉर्मेशन पास ऊपर तक नहीं होती? इस चीज के लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। नीचे डोमेस्टिक के अंदर जो कोचेस बैठे हैं वो भी अकाउंटेबल है। मैं फिर कहता हूँ कि उनकी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं पास होती? डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के जो बड़े बैठे हैं वो अकाउंटेबल है इस चीज के, इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं पास ऊपर होती? लड़कों के कैरियर से क्यों खेलते हो? ये वही लड़के जाके फिर यूएसए के लिए खेलेंगे, कनाडा के लिए आपके सामने लड़के खेल रहे हैं, फिर हम पछताते हैं यहाँ बैठ के कि यार ये लड़का इतना अच्छा था, पाकिस्तान एक दो मैचेस खेला हुआ डोमेस्टिक के, काश पाकिस्तान के लिए होता है। ऐसे कभी भी पाकिस्तान के लिए कोई नहीं खेलेगा, जो सूरत-ए-हाल बनती जा रही है। ठीक है। अच्छा रिशाद साहब, जिस तरह से अभी ओवैस भी बात करें टीम परफॉर्मेंस पे, और जिस तरह से जिक्र किया मोहसिन नकवी साहब का, जिन्होंने बड़ी सर्जरी का अनाउंस कर दिया है कि बड़ी सर्जरी होगी, क्या है कोई बेहतरीन सर्जन इस वक्त मौजूद जो हमारी टीम की सर्जरी कर सके? जी देखिए, बड़ी सर्जरी कह देना बड़ा आसान है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल जो ओवैस ने पॉइंट आउट की चीजें वो तो मौजूद है ना अपनी जगह, उनको चेंज करने की जरूरत है, लेकिन जाहिर है वो ओवरनाइट तो चेंज नहीं हो जाएंगी। लेकिन ये आपको याद होगा कि 2018 में जब ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे स्टीव स्मिथ, और वो बॉल टेम्परिंग में वो और डेविड वार्नर पकड़े गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया ने उन दोनों को हटा दिया था और बिल्कुल टीम के बाहर से एक बंदा बैठा हुआ था, टिम पेन, जो टीम में भी नहीं था। टिम पेन को लेके आए, उन्होंने फिर कैप्टनसी ऑस्ट्रेलिया की संभाली और फिर बहुत सी उन्होंने फतुहात दिलवाई ऑस्ट्रेलिया को। तो इस तरह की कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी अगर यही लॉट आपको ये प्लेयर्स का जो एक टिपिकल एक माइंड सेट में फंसे हुए हैं, जो अपने लिए ज्यादा खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए कम खेलते हैं, और सही कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेलना जानते, परफॉर्मेंस वक्त पे नहीं देना जानते, उनको बहुत जरूरी है कि एक उनको सबक सिखाया जाए, उनको डेफिनेटली एक दोबारा कहा जाए कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस जाएं,
कम से कम आप 1 साल 2 साल उस पर परफॉर्म करें फिर वापस आए, तो कुछ डेफिनेटली यानी एक होल से चेंजेस तो करने होंगे टीम में, अदरवाइज फिर आपको यही तरह की परफॉर्मेंस नजर आती रहेगी, विच इज अनफॉर्चुनेट। तो डेफिनेटली मैं समझता हूं कि कोई ऐसे एक दो प्लेयर्स हैं जो मैं समझता हूं यूनुस खान हैं या एक दो और लोग हैं जिसमें जो कुछ डैशिंग है, जो डायनामिक है, जो आगे आए और वो पाकिस्तान टीम के साथ अटैच होके उनको सरें। और एक पाकिस्तान का अब गैरी कर्स्टन भी आई होप कि एक लंबे अरसे के लिए रहें, और वो एक काफी चीजें सजेस्ट भी कर रहे हैं, तो आई होप कि उस तरह से बेहतरी आए, लेकिन एक कॉस्मेटिक चेंजेस से बेहतरी नहीं आएगी ऑनेस्टली, बिल्कुल। अच्छा, तो डेफिनेटली जी सही है। अच्छा, अब ओवैस, जिस तरह से अभी हम यही बात कर रहे थे कि कॉस्मेटिक जो चेंजेस हैं उससे तब्दीली कोई नहीं आने वाली है। अगर हमने ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी है तो बहुत बुरी थी, खा बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, कुछ भी। कुछ ऐसे भी प्लेयर्स थे जो तैयार थे वो $1 लाख लेने के लिए, अबरार जो है उन्हें खिलाया ही नहीं गया। क्या वजह देखते हैं? कोई नाराज़गी है? क्या रीज़न हुई होगी जो उन्हें नहीं खिलाया गया? देखिए, मैं तो कल बल्कि अपने शो पे कह रहा था गेस्ट को कि इब्रार नाम का जो बंदा आप साथ लेके गए, पता करें नादरा में पाकिस्तानी शनाख्त है भी कि पाकिस्तानी या नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता उसको आप कैरी ऑन करके क्यों लेके गए थे। दो चीजें हैं, मजाक अपनी जगह, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो इब्रार को शायद मुझे जो लगता है ज़हन में पाकिस्तान का प्लान ये था कि हम वेस्ट इंडीज की पिचेस पे उतारेंगे, क्योंकि वहां पर स्पिन यूनिट आपको पता है ज्यादा अफेक्टिव होता है कंपेयर टू यूएसए की बात करें। यूएसए में भी आपने, चले इंडिया की भी बात करो, इंडिया ने आपको पता है ज्यादा फास्ट बॉलर्स को अपने यूज किया यूएसए के अंदर। अब इंडिया जब वेस्ट इंडीज में जा रहा है तो आपको नजर आएंगे यादव वगैरह जो कि उनके चाइनामैन स्पिनर, क्योंकि वहां पर ज्यादा सपोर्ट आपको स्पिनर्स की मिलती है। मसला लेकिन ये यहाँ पर है कि आपने 2 वर्ल्ड कप्स के लिए उसको कैरी किया, काफी अरसे से आप उसको कैरी कर रहे हो, आप उसको नहीं खिला रहे। आप कहते हो कि वो मैजिशियन स्पिनर है, मैजिशियन स्पिनर है, मैं मानता हूँ उसने परफॉर्म भी किया होगा डोमेस्टिक के अंदर, पीएसएल में परफॉर्म किया है। पीएसएल में तो उसामा मीर ने भी आपके परफॉर्म किया, टॉप विकेट की टेकर था आपका, किधर गया उसामा मीर? किसी को आज तक वो नजर नहीं आया। उसके अलावा अगर आप इब्रार की बात करें तो इतने एनालिस्ट बैठे होते हैं टीम्स के साथ, वो आपको एक मैच के बाद पिक कर लेते हैं, दो एनालिस्ट बैठे होते हैं, एनालिसिस करते हैं मैच के बाद कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, कहां पर इसको काउंटर अटैक करना है, वहां से वो पिक करते हैं एक प्लेयर को। जब आप बंदे को रेगुलर क्रिकेट नहीं खिलाते, इतने दूर क्रिकेट से आप रखते हो, तो उसके वो भी अगेंस्ट चीज जाती है, क्योंकि उसके पास मैच प्रैक्टिस नहीं होती। इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर आप डायरेक्ट उतारे। मैं इसी चीज पर बार बार कह रहा था कि इब्रार नाम का शख्स कहां पर है, नादरा में वो एंटर्ड भी है नहीं है पाकिस्तान में, कि यार उसको आप साथ लेके गए हो, खाली टूर आपने 2 वर्ल्ड कप के करवाए, उसको आप ड्रॉप कर रहे हो, टीम से ड्रॉप करोगे। मुझे जहां तक लग रहा है टीम में शायद उसको कैरी भी आप आगे फॉरवर्ड ना करो। आप एक प्लेयर की जिंदगी के साथ खेलते हो यार, आप उसको लेके जाते हो साथ, आप उसको नहीं खिलाते, उसके बाद आप पाकिस्तान टीम में पिक भी नहीं करते, बेशक दूसरों का मसला हो, उस बेचारे का क्या कसूर है? आपको रेगुलर क्रिकेट खिलानी पड़ती है। लेकिन फिर मैं वो बात कर रहा हूँ, जब तक आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को सीरियस नहीं लेंगे, जब तक लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट को सीरियस नहीं लेंगे, ये सूरत हाल आपकी आगे भी बनती रहेगी। हम बार बार ये बात करेंगे अगली चैंपियंस ट्रॉफी में भी कि जी स्टिंग ऑपरेशन होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। ऐसे नहीं होगा जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट को सीरियस नहीं लेंगे। ठीक है जी, ये सारी सिचुएशन तो हो गई। अच्छा, एक मैं चाहूँगी लास्ट मिनट है, आप लोगों का कमेंट भी ले लूँ। एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया हारिस रऊफ के साथ, बिल्कुल गलत है, इस तरीके से होना नहीं चाहिए, इसकी भरपूर मैं तो मजम्मत करूँगी। ख़ास तौर पे अगर प्लेयर कोई भी प्लेयर है वो जैसा भी परफॉर्म करे, अगर वो अपनी फैमिली के साथ है तो बिल्कुल इस तरीके का रवैया जो है ना वो जायज़ नहीं है। क्या कहेंगे वैस 30 सेकेंड्स में? देखिए, ये जो मामला पेश आया, सीरियसली मैं खुद भी कहता हूँ कि हमारी आवाम थोड़ी जज्बाती है सारे मामलात हैं, लेकिन उनको भी समझनी चाहिए कि यार अपना फैमिली के साथ जब एक इंसान हो तो आप उसकी प्राइवेसी है तो उस पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल भी करना चाहिए। हीट ऑफ द मोमेंट की बात करूं, जो भी मामलात हैं ग्राउंड के अंदर हैं, ग्राउंड के अंदर परफॉर्म नहीं हुआ, आपके पास 100 चीजें, आप उनको बुरा भला कहें, लेकिन जब एक इंसान फैमिली के साथ है, वो अपनी फैमिली के साथ है, और स्टेटमेंट आपको पता है हारिस रऊफ भी दे चुके हैं कि उन्होंने जिस तरीके से गलत बातें उनकी फैमिली के लिए की तो वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छी चीज जो मुझे लगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उस पर एक्शन लेना, चेयरमैन को उस पर एक्शन लिया गया, प्लेयर्स ने स्टैंड लिया, लेकिन हमारी आवाम को भी समझना पड़ेगा, और माजरत के साथ आप इस शो पे कह रहा हूँ, एक्स क्रिकेटर्स को समझना पड़ेगा कि यार अपने लड़के हैं, आप लोग जितना क्रिटिसाइज करोगे, आपकी अपनी परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं सबके सामने। रिशाद साहब से मैं चाहूंगी क्विकली कमेंट कर दें इस पे। रिशाद साहब जी बिल्कुल, मैं भी इसको बहुत कंडेम करूंगा, ये पर्सनल किस्म के रिमार्क्स, खासतौर पे फैमिली के साथ जब क्रिकेटर्स हों, दैट्स जस्ट नॉट ऑन। क्रिकेटर्स बुरा खेलें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो आप ग्राउंड के अंदर उसकी कारकर्दगी देखें, आप कोई वैसे कहीं उनको आपको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हो, इस तरह के रिमार्क्स, इस तरह का बिहेवियर तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जी हाँ।
बिल्कुल बहुत ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अरशद महमूद साहब और सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप पर गुफ्तगू कर रहे थे। और आखिर जो बात थी हीट ऑफ द मोमेंट में, जैसे कि अवैस ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, लेकिन बहुत सारा ख्याल करना चाहिए। अगर कोई प्लेयर जो है वो खास तौर पर या कोई भी सेलिब्रिटी अपनी फैमिली के साथ मौजूद है तो इस तरह के कॉमेंट्स और इस तरह की बदतमीजियों से प्लीज़ आपको गुरेज करना चाहिए। एक्सप्रेसो में वक्त हुआ एक ब्रेक का। बैक टू एक्सप्रेसो। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तानी खवातीन जो हैं वो हर मैदान में अपना लोहा मनवा रही हैं और कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं। आज जो एक्सप्रेसो में हम भी आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसी ही खवातीन हीरो से, जिनमें डॉक्टर सना जमील और अमारा शरीफ हैं, जिन्होंने 5750 मीटर बुलंद वेस्ट मुस्तगला पास को सर किया है और इससे कबल दोनों K2 बेस कैंप रूपाल चोटी और हरामोश लाबी सर कर चुकी हैं। कोपेमाई में किससे ये मुतासिर होकर आई, इन चोटियों को सर करते वक्त मुश्किलात क्या थी, चैलेंजेस क्या थे, ये इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमारा एंड सना, गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू, होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो डॉक्टर सना, पेशे के एतबार से आप डॉक्टर हैं और एक बिल्कुल ही ऑपोजिट साइड है, माउंटेनियर कैसे आप बन गई और किस तरीके से आपको ये ख्याल आया कि इतनी बुलंद चोटियाँ आपने सर करनी है? जी अस्सलाम वालेकुम। और सबसे ये कि ये सवाल काफी पूछा जाता है मुझसे कि डॉक्टर होने के एतबार से आपको ये मतलब माउंटेन्स की तरफ कैसे हुआ। वेल आई बिलीव कि इंसान जो, अगर आप देखें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसका, तो इंसानों को जो है हमेशा पहाड़ों से जो है हमेशा एक अट्रैक्शन रही है कि इसका स्पिरिचुअल बैकग्राउंड भी है। अगर आप अपने रिलीजन को ले लें, इस्लाम को ले लें, तो जितने हमारे प्रॉफिट्स हैं उन पे जो वही पहले नाजिल हुई थी वो पहाड़ों पर ही होती थी। तो ये हमारे जो पैगम्बरान हैं ये अक्सर पहाड़ों पे जाते थे फॉर पीस, फॉर मेडिटेशन एंड फॉर कंटेम्पलेशन। तो शायद इसी वजह से मुझे भी पहाड़ों से, मतलब मुझे तो बहुत ही छोटी एज से पहाड़ों से अट्रैक्शन थी और मैं इन पहाड़ों को जो आई जस्ट वांटेड टू विटनेस दीज माउंटेन्स अप क्लोज एंड पर्सनल। और अब वो अल्लाह का शुक्र है, वो ख्वाब अल्लाह मैंने काफी हद तक पूरा किया है और इंशाल्लाह आगे भी इस जदोजहद में इसी जदोजहद में रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा हमारा आपका क्या था? आपको भी इसी तरह से पहाड़ों से बचपन से ही लगाव था और आपने सोचा, बचपन से ही सोच लिया था कि कभी सर करना है इनको, या फिर एकदम से आपका प्लान बना, मूड बना के यार ये भी किया जा सकता है, तो आपने कोपेमाई शुरू कर दी? अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोस्टली बचपन में हमें हमारी हॉबीज का पता ही नहीं होता। ये जरूर होता है कि पेरेंट्स हर साल ट्रैवलिंग पे लेकर जा रहे हैं, वेकेशन पे लेकर जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि कभी एक दिन ऐसा आएगा कि हम बड़े होके ऐसे क्लाइंबर या फिर ट्रैकर बनेंगे काइंड ऑफ। लेकिन ट्रैवलिंग इंटरेस्ट बचपन से ही बनता है और वो पेरेंट्स ही बनाते हैं। जैसे मेरे पापा हर साल हमें वेकेशन पे नॉर्थ में लेकर जाते थे, उन्होंने इंटरेस्ट डेवलप किया और 4 years बैक, मोर लाइक यू कैन से कि अली सतपारा की डेथ के बाद मेरे काइंड ऑफ काफी ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि मैं उस साइड पे जाऊं, जाके देखूं किस तरीके से वो लोग ट्रैक करते थे, वहां के बल्ती लोग कैसे करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग कैसे जाते हैं पहाड़ों में। मेरा दिल कर रहा था मैं खुद भी वैसे ट्रैक करके जाऊं अपने कदमों से। इसलिए मेरा सबसे पहला ट्रैक K2 बेस कैंप ही है कि ताकि मैं वही रूट करूं जो अली सतपारा ने किया था। और फिर बस वो डेवलप हो गया और हर साल ही करने लगे। अच्छा, और सना, जब हमने देखा कि 2021 में K2 बेस कैंप सर किया, उस वक्त आपको कितना टाइम लगा सर करते हुए और K2 बेस कैंप का इंतखाब क्यों किया? क्योंकि हमारा जिस तरह से बता रही है, उस वक्त अली सतपारा जो थे वो उनकी डेथ हो गई थी और पता नहीं चल पा रहा था, काफ़ी खौफ और हरास तो फैला ही हुआ था उस वक्त और लोग बड़ा परेशान थे कि ये भाई ख़तरनाक चोटी है। तो आपकी क्या फीलिंग्स थी उस वक्त? अली भाई की डेथ से पहले ही बेसिकली मुझे तो, जैसे मैंने आपको बताया, पहाड़ों का शौक था और K2 जो था वो हमेशा मेरे प्लान में था कि जब कभी लाइफ में ट्रैक किया तो K2 बेस कैंप हैज टू बी माय फर्स्ट वन। और मैं अली भाई की डेथ से कोई 2-3 साल पहले ये डिफरेंट लोगों के व्लॉग्स वगैरह जो है वो देख रही थी और बड़े शौक से अपनी मदर को भी दिखाती थी कि अम्मी ये जरा देखें, मुझे यहाँ जाना है। मैं मॉम वाज लाइक कि इतनी वाइल्ड टेरेन्स हैं यहाँ, तो दुनिया में कोई बंदा नजर नहीं आता है, वहाँ क्या करूंगी जाके। तो बस वही बात है कि शौक की बात होती है, यू नो, आपका पैशन होना चाहिए। इफ यू आर पैशनेट और यू आर डिटरमिन्ड अबाउट समथिंग, देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर ड्रीम्स। और वो वही बात है ना कि कहते हैं कि जी मेक एक्सक्यूजेस और मेक चेंजेस, द चॉइस इज योर्स। तो ये बाकी सब एक्सक्यूजेस रह जाती हैं कि जी हम ये नहीं कर सकते या हम इधर लाइफ में बिजी हैं। तो वो शौक मुझे शुरू से था, जैसे कि बोला बचपन, क्योंकि मैं बचपन में बहुत छोटी एज में गिलगित बाल्टिस्तान विजिट करने गई थी और वहां पे जब मैंने ये सारे काराकोरम और हिमालयन पहाड़ों की जो रेंजेस देखी, जो दुनिया की टॉलेस्ट रेंजेस में मतलब इनको कंसिडर किया जाता है, आई वाज स्पेलबाउंड, आई वाज मेस्मराइज्ड। तो असर पहाड़ों का है, शुरू से ही दिमाग में था।
तो बस K2 का बेसिकली मेरा ये था कि मैंने प्लान करके रखा था जब लाइफ का पहला प्रॉपर ट्रैक होगा वो K2 बेस कैंप होगा, और इत्तेफाक से उस साल अली भाई की जो है वो डेथ हो गई, और फिर घर वालों ने फिर बड़ी रेजर्वेशंस, बहुत एप्रीहेंशन, बहुत खौफ था कि भाई ये जा रही है, उनको लग रहा था K2 की चोटी सर करने जा रही है, जबकि वो चोटी नहीं, वो K2 का बेस कैंप था। लेकिन जाहिर सी बात है खौफ था और पूरी कौम मायूस थी और उदास भी थी उनकी डेथ पे। पर एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, और हर साल हमारा यही होता है कि हम कुछ ना कुछ कोई ना कोई नई एक्सपीडिशन करें, पिछले से ज्यादा अच्छी और पिछले ज्यादा टफ हम करें और कोई अच्छा रिकॉर्ड सेट करें अपने मुल्क के लिए एज खवातीन फ्रॉम पाकिस्तान। ग्रेट, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हमारा आप बताइएगा कितना टाइम लगा K2 बेस कैंप, और उस वक्त आपने भी इसका चुनाव ही क्यों किया? एक्चुअली मैंने K2 बेस कैंप का तो आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया ना कि वो बेसिक पर्पस ही यही था कि मैं उस रूट से जो मैं गिलके मेमोरियल देखूं, गिलके मेमोरियल जहाँ पे मोस्टली माउंटेनियर्स और क्लाइंबर्स जो हैं उनको बड़ी किया गया, या सॉरी बड़ी नहीं किया गया, उनका स्टोन लगाए गए, जैसे टॉम स्टोन होता है ना वैसे एक शीट मेटल प्लेट पे लिखे नेम्स लगाए जाते हैं, वो लगेगा वो मेमोरियल पॉइंट है। तो आई वांटेड टू गो एंड विजिट इट। लेकिन एक्चुअली उसके बाद जो है ना, चले एक तो हो गया ना कि फर्स्ट ट्रैक K2 बेस कैंप होता है, आपका टारगेट आपने एक अचीव कर लिया। असल रूट मैपिंग हमारी उसके बाद शुरू हुई है कि हर साल हम ऐसा क्या चीज करें। एक तो सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है कि कुछ ऐसा करें जो अनएक्सप्लोर हो, जहाँ पर मोस्टली मतलब पाकिस्तानी खवातीन तो कभी भी नहीं जाएंगी। मैंने तो जाती ही हैं, लेकिन हो सकता है कि वो भी नहीं, जैसे कि हमने रूबल पीक की। अब रूबल पीक जो बिल्कुल नेक्स्ट ईयर थी वो एक टोटली डिफरेंट चीज थी कि एक डायरेक्ट आपने माउंटेन ही सबमिट कर लिए और ऐसा खवातीन का ग्रुप पूरा का पूरा, तो वो बहुत डिफरेंट था लोगों के लिए। और फिर दूसरा हमने साथ में ये भी देखना चाहते थे कि हम जो कर रहे हैं एटलीस्ट कुछ ना हाइट भी हम अप स्केल करें, मतलब हम अपने हाइट हर साल इंक्रीज करते थे कि हम जहाँ जाना चाह रहे हैं उसकी हाइट भी थोड़ा सा ज्यादा हो पिछले साल से, ताकि डिफिकल्टी लेवल भी इंक्रीज हो जाए, कुछ डिफरेंट भी हो लेकिन टेक्निकल भी हो, दोनों एक्सपेक्ट साथ में हो। सही है। अच्छा सना, जिस तरह से अभी मुस्तक पास किया है सर, और इस सारे सफर में क्या मुश्किलात थी, क्या क्या चैलेंजेस पेश आए, और अब तक की सर करदा जो चोटियां हैं, सबसे जो हाइट है ज्यादा, सबसे ज्यादा क्या थी जो अभी तक सर किया, और क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? अभी तक जो हम 4 साल से मैं और हमारा जो जितनी एक्सपीडिशंस कर रहे हैं, सबसे जो हाई एल्टीट्यूड है वो हमारे रीसेंट एक्सपीडिशन यानी वेस्ट मुस्ताक ला की ही है, which is 5750 meters above sea level। और चैलेंजेस हर साल की तरह फिजिकल एंड मेंटल दोनों बहुत ज्यादा होते हैं, और इस ट्रैक में जो है वो फिजिकल और मेंटल, मतलब इससे तो हमें सही का जो है ना वो मैं कहती हूँ रुलाया था इस ट्रैक में। हम लोगों को नहीं था कि इतना ज्यादा होगा। अच्छा। हाइट का बस था कि हाइट वुड बी द ओनली चैलेंज, बट उधर तक पहुंचना, यानी उस हाइट तक पहुंचने के लिए जो हमने 6-7 डेज जो लगाए हैं, वो हर टेरेन हमारे लिए, मतलब वो ग्लेशियर्स पे चलना, उनकी वो गंदी मोरेन्स होती हैं जिसपे आपको चलना होता है 8-8 घंटे। फिर वेदर वहां का बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है, हर 15 मिनट्स बाद जो है द वेदर चेंजेस लाइक दिस। 15 मिनट बाद जो है वो तेज धूप आ जाएगी, 15 मिनट बाद अचानक से तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो जाएगी, और फिर हो सकता है कि नेक्स्ट 15 मिनट में अचानक फ्लरीज और स्नोफॉल शुरू हो जाए। तो हर वेदर चेंज के साथ आपको अपने जो है वो जैकेट्स पहनने हैं, उतारने हैं, यही पूरे ट्रैक में लगा रहता था। तो फिर चलना 8-8 घंटे की जो मुशक्कत आपको वहां पे चलना होता है, वो प्लेन ग्राउंड नहीं है जिसमें चलना होता है, बड़े बड़े पत्थर है जिसपे पाँव भी मुड़ता है, exactly। आप गिरते भी हो, स्लिप भी होते हो, और वो बड़ा काफी टफ था। ये तो बहुत ही टफ था। सही है। अच्छा हमारा वैसे ये बड़ा मुश्किल खेल है, कोपेमाई बड़ा एक्सपेंसिव भी है, कैसे मैनेज करती हैं, और क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है बहुत ज्यादा? एक्चुअली इट इज वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव से भी ज्यादा का वर्ड यूज होगा। अच्छा। ट्रैकिंग की फील्ड है जितनी भी, दिस इज मतलब मोर लाइक अ स्पोर्ट एक्टिविटी जिसपे आपका अच्छा खासा एक्सपेंडिचर लगता है। मोस्टली मेरे अराउंड जो फ्रेंड्स हैं मेरी एज के, वो फॉरेन ट्रिप के लिए सेव करते हैं कि कुछ चलो उम्रा कराते हैं या फॉरेन ट्रिप कर लेते हैं, कुछ ना कुछ इस चीज के लिए सेव करते हैं, बिगर मतलब एक्सपेंडिचर्स के लिए। और हमारा क्या है कि हमने पूरे साल में जितना भी अर्न करना है, क्योंकि मैं खुद भी एक लॉयर हूँ और साथ में मैं टीच भी करती हूँ, प्रोफेसर भी हूँ, तो दोनों मतलब मोर पूरे साल सेव करते हो सिर्फ इस एक चीज के लिए, जो लोगों को लगता है कि काफी क्रेजी शौक है कि आप बस एक चीज के ऊपर इतना सारा पैसा कैसे लगा सकते हो। लेकिन कहते हैं ना कि हर टाइप ऑफ स्पोर्ट्स और पैशन आपकी डिमांड तो जरूर करता है। जितना आपने फिजिकल अपनी मेहनत करनी है, फिटनेस बनानी है पूरे साल, उतनी ही आपको मॉनेटरी बेस भी करना पड़ता है, क्योंकि आजकल वहां पर बोटर्स के कैंपिंग की फीस अच्छी खासी इंक्रीज हो चुकी है। हमारे लिए भी काफी सरप्राइज था इस दफा, एक
वापसी पे हमें पता चला कि रेट्स डबल नहीं ट्रिपल हो चुके हैं। Okay. जैसे कि सिंपल घोड़े वाले का रेट जिसने आपका पैकेज उठा के चलना है, उसका रेट इतना ज्यादा था कि वी वर टोटली सरप्राइज कि मतलब हमसे ज्यादा तो ये अर्न कर रहे हैं। तो यस, यानी बात वही है ना कि शौक का कोई मोल नहीं होता, तो बस जहाँ पैशन हो, जहाँ शौक हो, तो वहाँ पर ऐसी बुलंद चोटियां भी सर कर ली जाती हैं। बहुत शुक्रिया अम्मारा शरीफ और डॉक्टर सना जुनीन हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने जनाब बड़ी बड़ी चोट कर ली हैं और पाकिस्तान की वो खवातीन है जिन पर हम फख्र करते हैं। पाकिस्तान प्राउड फील करता है जनाब जब खवातीन किसी भी शोबे में आगे बढ़े, और ख़ास तौर पर इस एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में जब खवातीन कोई छोटा सा भी काम करें, ये तो जनाब पहाड़ सर कर रही हैं, तो इन पर तो हमें बहुत ज़्यादा फख्र है। इसी के साथ एक्सप्रेसो में ब्रेक का वक्त हुआ है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, और अब बात करते हैं हज़ारों गीत तख्लीक करने वाले नामवर नग़मा निगार और मुनफरिद शायर ख्वाजा परवेज़ की, जिनके मद्दा आज उनकी 13वीं बरसी मना रहे हैं। ख्वाजा परवेज़ में अमृतसर के एक कश्मीरी घराने में 1932 में पैदा हुए और आपका असल नाम ग़ुलाम मुहय्यद्दीन था, जबकि तखल्लुस परवेज़ था। फिर यही तखल्लुस आपकी पहचान बन गया और यूँ आप फिल्मी दुनिया में ख्वाजा परवेज़ के नाम से मशहूर हो गए। ख्वाजा परवेज़ 20 जून 2011 को जहान फ़ानी से कूच कर गए। ख्वाजा परवेज़ अगरचे हम में मौजूद नहीं है, मगर उनके लिखे गए गीत और उनके नगमों की गूंज और चाशनी आज भी उनकी यादों को तरोताज़ा रखे हुए है। और आज भी ऐसा ही लगता है कि ये गाना आज के दौर के लिए ही जो है गाया गया है या लिखा गया है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। आइए अब आपको सुनवाते हैं बंटवारे के वक्त हिंदुस्तान से आई फैमिली को क्लेम में मिलने वाले सूरज घर की कहानी उफेरा फैज की जुबानी सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में। नाज़रीन, आज मैं आपको लाहौर शहर में मौजूद एक ऐसे घर का विजिट कराने आई हूँ जो पार्टीशन के वक्त हिंदुस्तान से आई फैमिली को क्लेम में मिला था। वैसे तो इस घर के जो असल मालिक हैं, जो इसको बनाने वाले हैं, उन्हें बहुत कम अरसा इस घर में रहना नसीब हुआ, लेकिन इस घर की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। मॉडर्न लाहौर में मौजूद ये घर अंदरून लाहौर के घरों की तर्ज पर बना हुआ है और आज भी ये घर अपनी असल हालत में मौजूद है। मैं बात कर रही हूँ सूरज घर की। तो आइए चलते हैं, आपको इस खूबसूरत से घर का विजिट कराते हैं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? एवरीथिंग इज फाइन, शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नईम अहमद बाजवा साहब, जो सूरज घर के ओनर हैं, और सर आज हमें इस घर का टूर भी देंगे और साथ साथ पार्टीशन के वक्त के जो किस्से हैं, जो इनके फोर फादर्स ने देखे, जो कहानियां इन्होंने सुनी, आज हम वो भी सुनेंगे। सर, अगर मैं इस घर की बात करूं तो ये घर बना कब था, बनाया किसने था, और जो बनाने वाले थे उन्हें बेसिकली कितना अरसा इस घर में रहने का मौका मिला? देखिए, ये बना था 1935 में। मॉडल टाउन में 1920s मिड 20s में मॉडल टाउन बना, तो बाय 1935 ये घर उनका तैयार हो गया हुआ था। ठीक है। और ही वॉज अ फॉरेस्ट ऑफिसर, और दीवान रामनाथ कश्यप उनका ये घर था। और 1947 में वो पार्टीशन के बाद वो यहाँ से चले गए। उनको रहने का कितना टाइम मिला अंदाज़ा करें, 35 से 47, सिर्फ 12 साल वो यहाँ पर रहे हैं। तो जब हम लोग यहाँ पर आए तो उस वक्त ये घर, उसका बहुत बड़ा लॉन था, लश ग्रीन इसकी आगे ग्राउंड था। तो सर, जब आपके फोर फादर्स ने पार्टीशन के वक्त यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस घर को क्लेम किया, तो कितने लोग इस घर में रिहाइश पजीर रहे और क्या स्टोरीज थी जो आपने सुनी है? देखिए, जब पार्टीशन से आए हैं तो पहले तो लोगों को पता ही नहीं, यही था कि शायद वो टेम्परेरली आए हुए हैं। और इनफैक्ट जो लोग छोड़ कर गए हैं वो भी जिस तरह अपनी चीज़ें छोड़ कर गए हैं, अपने पर्सनल कागज़, फोटोग्राफ्स, वो भी छोड़ कर गए थे। उन्होंने भी ये नहीं, उनका भी ख्याल था कुछ उसके बाद दोबारा आ जाएंगे जब ये शोर शराबा थोड़ा हालात कम बेहतर हो जाएंगे। तो ये हमारी फैमिली का भी यही ख्याल था। तो वो मेरे ग्रैंडफादर, दादा और उनके भाई और उनकी फैमिलीज़
सारे के सारे लोग जो है ना यहाँ आकर एक एक कमरे में एक एक फैमिली जो है ना वो यहाँ पर रह रही थी। अच्छा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पूछना शुरू किया, जी अपने कागज़ लेकर आए। तो जिसका क्लेम था उन्होंने क्लेम एंटर किए, किसी ने कहीं पर किया, किसी ने तो मेरी फैमिली ने क्लेम यहाँ पर एंटर किया, तो सिर्फ फिर ये घर अल्टीमेटली हमारे पास ही हमें अलॉट हो गया था। जबरदस्त सर। अच्छा, मेरे बिल्कुल बैक पे ये एक विंटेज कार मौजूद है, तो मुझे इस कार के बारे में बताएं, ये गाड़ी कैसे आई, कौन लेकर आया और कितना अरसा हो गया इस गाड़ी को यहाँ पर? मेरे बचपन में मेरे आई थिंक 1963-64 का मॉडल है हिलमैन। मेरे वालिद कभी इंग्लैंड गए थे, वापसी में फिर वो गाड़ी उन्होंने बुक करवाई थी। तो इसका मॉडल कोई ज़्यादा नहीं आया पाकिस्तान में। समझे बचपन में हमारी गाड़ी यही थी, और उस ज़माने में गाड़ियाँ भी बड़ी कम होती थी मॉडल टाउन में। काफ़ी इसको मैं ट्रैवल भी बड़ा किया, बल्कि एक दफ़ा तो हम कराची में पूरी फैमिली 1965 में जब यहाँ पर जंग हुई है पाकिस्तान में, इंडिया पाकिस्तान की, तो उस वक्त मेरे वालिद कराची में जॉब कर रहे थे, तो फिर उन्होंने कहा उधर आ जाएं, तो फिर सो वी ड्रोव ऑल द वे टू कराची ऑन दिस कार। तो सर अभी हम घर का टूर करते हैं प्लीज़। सर। इस बिल्डिंग की जो इनिशियल पिक्चर्स मैंने देखी हैं उसमें ये एरिया इंक्लूडेड नहीं था। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये इस जगह से समझे आप 3 फ्लोर स्ट्रेट वर्टिकल ये ऊपर जा रही थी, ये वाली वॉल। और ये 47 से पहले ही उन्होंने इस घर में ये एडिशन की थी। ओनर जो कि वो कहीं और थे, घर उनके शायद भाई ने बनवाया था, तो जब वो आए तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे कि भी क्या आपने अंदरून शहर का घर बना दिया। अदरवाइज बाकी लोगों के जितने भी घर बने हुए हैं वो बड़े टिपिकल से घर हैं। ये थोड़ा सा इस सेंस में डिफरेंट है, तो रेड ब्रिक में बना है। फिर ये वरांडा जो है ना, बहुत बड़ा वरांडा उसने ऐड किया, तो बाहर से देखें तो इसके एलिवेशन में ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर बन जाता। और हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था कि सारी उम्र बचपन में हम लोग यहीं पर क्रिकेट और यहीं पर पूरी की पूरी गेम्स जो है ना हो जाती थी। उसका साइज ही इतना बड़ा है बरामदे का। अच्छा सर, अगर यहाँ के फर्नीचर की बात करूँ, वो भी मॉडर्न फर्नीचर नहीं है। देखें, ओरिजिनल फर्नीचर तो कोई बचा नहीं है, स्वाय 2-3 पीसेस हैं, वो शायद आप अंदर देख सकेंगे। ये लेटर ऑन ऐड किए हैं, जैसे ज़रूरत पड़ी उसको बना दिया। मुझे इस गार्डन के बारे में बताएं कि आपने कोई यहाँ पे दरख्त लगाया, कोई पौधा लगाया? मैंने लगाया, काफ़ी दरख्त लगाए मैंने, पर ये कि एक जो ओरिजिनल सर्वाइविंग ट्री है वो ये वाला अमलतास का, और मेरा ख्याल है कि लाहौर में इस साइज़ का अमलतास शायद कम ही हो। अच्छा। और ये कि इसकी जिसे कहते हैं ना, इसकी खूबी यही है कि जिस वक्त फूल होते हैं तो पत्ते शत्ते कोई नहीं होते। अब हम जून के महीने में ये असल इसका ब्लॉसम जो है ना जून के महीने में जाके आता। ये जो बेंच और ये जो बैठने की जगह बनी हुई है, ये समझे दरख्त के नीचे बैठने की जगह है, तो साया होता है, बड़े आराम से हम बैठ सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, वैसे शाम के टाइम में यहाँ पर चाय पीने का जो मज़ा होगा वो तो नेक्स्ट लेवल होगा। उससे ज़्यादा जो है ना इसका जो सर्दियों का जो है, सर्दियों में लॉन में बैठे, सूरज पूरा निकला, तो एक्सीलेंट लोकेशन। अच्छा, जैसे भी आपने स्टार्टिंग में मुझे जिक्र किया था और बताया था कि जब आपके जो ग्रैंडफादर हैं वो यहाँ पर आए थे तो उनके साथ उनकी एक्सटेंडेड फैमिली भी थी, तो आप लोग तो यहाँ पर रह गए, लेकिन जो बाकी लोग थे उन्होंने कहाँ पर मूव किया? मुख्तलिफ जगहों पर बास के जिम्मेदारी थी, वो अपनी ज़मीनों पर चले गए, उनकी वहाँ पर कोई अलॉटमेंट्स हो गई। कुछ अपने जॉब के सिलसिले में कोई कराची चला गया, कोई कहीं पर चला गया। सर, उस दौर में जो सराउंडिंग में लोग रहा करते थे वो कौन कौन लोग थे? इसमें बहुत सारे महाजर जो है वो ज़्यादातर वही लोग थे जिनके अच्छे बड़े तगड़े क्लेम्स थे। इस साइड पर पीछे इस साइड पर नवाब दुजाना का घर था, उस साइड पर आगे नवाब ममदोट, नवाब लगारी इस साइड, और मलिर कोटला के, उसी तरह दक्कन के एक यहाँ पर समझे पहले दीवान थे, वो भी डी ब्लॉक में। सो काफ़ी जिसे कहते हैं ना अपर क्लास मुस्लिम एलीट जो है वो यहाँ पर आया। ये भी लोग अमीर हिंदू ज़्यादा जो थे, ज़्यादा हिंदू थे, मुसलमान सिर्फ एक ही ब्लॉक में थे। लियाकत अली खान की फैमिली जो है, उनके जो बड़े भाई थे जो कि असल नवाब थे, वो भी इधर माल्टन में, उनके भी फैमिली का घर जो है यहीं पर था। सूरज घर में कुल मिलाकर कितने कमरे हैं? इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मुझे बताएं। वरांडास जो हैं वो कितने हैं इसके? देखिए, तकरीबन हर साइड पर हर कमरे को खुद वरांडा लग रहा है या टेरेस लग रहा है। सारी चुनाई जो है इसकी
मड की चुनाई है और मड और लाइम प्लास्टर है जिससे इसकी चुनाई हुई है। ठीक है। और बाहर जो है ये इसको बोलते हैं टीप हुई हुई है। नीचे वाली दीवार शायद मेरे ख्याल 26 इंच की होगी और सबसे ऊपर वाली जाके 9 इंच की है। तो सर अभी हम चलते हैं, कमरों का विजिट करते हैं और ऊपर वाला एरिया भी देखते हैं। घर के अंदर कोई 10 को कमरे हैं, बेडरूम्स 8 बेडरूम्स हैं। ओके। एक फिर ड्राइंग डाइनिंग और किचन भी 2, एक ज़रा साहब लोगों का किचन जो कि रेज्ड है, दूसरा जो ज़मीन पर बैठकर खाना पकाने के लिए। सो फैमिलीज बेसिकली तो लोग तो देसी थे, पर ये कि उनकी एजुकेशन, उनका लाइफ एक्सपीरियंस ऐसा था कि वो मेज़ पर बैठकर छुरी कांटे तक आ गए हुए थे। तो घर में वो 2 चीज़ें साइमल्टेनियसली भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। मालडाउन के बाद घरों के अंदर तो पीछे सहन भी बड़ा ज़रूरी होता है। इस घर में उसने सहन वगैरह नहीं बनाया। ये जो एरिया है जिस जगह पर इस वक्त हम हैं और यहाँ पर ये जो वेजिटेशन नज़र आ रही है, यहाँ पर इसका भैंसों का यार्ड था। अच्छा। और मेरे बचपन में भी ये था कि यहाँ पर पीछे भैंसें होती थी। मालडों के हर घर से एक भैंस निकला करती थी और पीछे एक रख कोट लखपत होता था। आज जहाँ पर कोट लखपत है वहाँ पर एक फॉरेस्ट था, ओपन एरिया था जहाँ पर लोग भैंसें शैंसें चरने के लिए जाती थी। अच्छा, उस दौर में तो ये जो एरिया है वो लाहौर से काफ़ी हटके था, तो किस तरह से ट्रेवल किया करते थे अगर शहर जाना होता था? क्योंकि उस दौर में कहते थे हम शहर जा रहे हैं। मालडाउन में जो भी रहता है ना, वो अभी भी मॉल रोड जाना और उधर जाना था, हम कहते हैं शहर जा रहे हैं। शहर जा रहे हैं। मालडाउन की एक अपनी बस सर्विस थी जो कि बड़ी ही ज़बरदस्त बस सर्विस थी। और उसके अंदर एक किस्सा भी है कि प्रिंसेस बांबा जो कि रंजीत सिंह की पोती थी, यानी कि दलीप महाराजा दलीप सिंह की बेटी थी। प्रिंसेस बांबा जो है एक दिन बस पर चढ़ी तो सीट ना मिली, तो वो कंप्लेंट कर रही थी कभी हम पंजाब के रूलर थे और आज मुझे बस में भी जगह नहीं मिल रही। So even she was traveling on those buses. सर ये जो दरवाज़ा है इसकी मिस्ट्री को ज़रा सॉल्व करें। ये दरवाज़ा तो मौजूद है लेकिन यहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या है? हिंदू कास्ट सिस्टम के अंदर बड़ी वो सख्ती थी कि सफाई करने वाला जो है ना घर के अंदर ना दाखिल हो, बेडरूम में ना दाखिल हो। तो घर के सारे बाथरूम्स को डबल एक्सेस है, किसी टेरेस से किसी वरांडा से एक्सेस है। दिस इज़ वन ऑफ द बाथरूम जिसकी कोई एक्सेस नहीं है किसी वरांडा से या किसी और जगह से। तो यहाँ आने के लिए यहाँ तो बेडरूम में शायद, तो उसने जो है ना दोबारा दरवाज़ा बना दिया कि सीढ़ी पर चढ़ कर जो है ना वहाँ सफाई करे और चला जाए। अच्छा सर, जैसे ही हम अंदर एंटर हुए हैं तो टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नहीं, एक तो एक इसकी दीवारें इतनी मोटी हैं, छतें इतनी ऊंची हैं, दूसरा ऊपर वेंटिलेटर भी बने हैं कि गर्म हवा जो है वो निकल सके। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि टेम्परेचर रेगुलेट करती हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करती हैं। यानी कि इस घर में हमने अब जाके कोई एसी लगाने को शुरू किया है, वो भी थोड़ी देर के लिए एसी चलाएं। क्योंकि रात को कोई बंदा एसी चला कर सोए तो मैं 1 घंटा एसी चलाए ना तो सारी रात उसकी गुजर जाती है। टेबल इस वक्त मेरे सामने मौजूद है, ये भी मुझे काफ़ी विंटेज लग रहा है। इसके बारे में बताएं, ये कहाँ से आया और कितना पुराना है? ये ओरिजिनल यहाँ का नहीं है। अच्छा। है और पुराने स्टाइल के में बना हुआ। ये इस घर का में नहीं था, ये कहीं और से आया। आई डोंट नो द हिस्ट्री ऑफ दिस थिंग। इस घर का जो बेसिक आर्किटेक्चर के स्टाइल के अंदर आर्ट डेको एक पीरियड है जिसको कि मेंशन करते हैं लोग। जैसे अब आप इसकी वो देखें आप फायर प्लेस के ऊपर कुछ जो डिटेल है, ये वो वाला पीरियड है। वो ज़माने का जो मॉडर्न था ये उसकी बात है। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल सी चीज़ है, हमारे मुगलियाई दौर की किस्म की पैटर्न है, ये सिंधी अजरक का बना हुआ। सर वैसे मैंने जितना मॉडल टाउन विजिट किया है, मुझे रेड ब्रिक के जो घर हैं वो ना होने के करीब देखने को नजर आए हैं। तो जब ये घर तामीर किया गया तब इससे मुमासलत रखता कोई और घर मौजूद था? ज़्यादा नहीं है रेड ब्रिक के अंदर घर बने हुए, मोस्टली वो प्लास्टर्ड पेंट लाइम पेंटेड
टिपिकली लाइन पेंटेड चूना जो होता है वो उस तरह के घर हैं। चंद एक घर हैं जिसमें रेड ब्रिक इस्तेमाल हुई है, पर ज़्यादा नहीं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, और बहुत अच्छा लगा इस खूबसूरत से घर को विजिट करके। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। एक नज़र सियासी मंजरनामे पर भी अब डाल लेते हैं। एक्सपेक्ट ही किया जा रहा था कि इंतखाबात जब हो जाएंगे तो जो मुल्की सियासत है उसमें जो बेयकीनी है उसका खात्मा हो जाएगा और जो सियासी इस्तेहकाम है वो आ जाएगा। इक़्तिदार में आने वाली जमात मुल्क चलाएगी और अपोजिशन हुकूमत की पॉलिसीज़ पर तनकीद करेगी और सिस्टम जो है इस तरह से काम करना शुरू हो जाएगा। मगर इंतखाबात के बाद वही पुराना सिस्टम नज़र आया और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ना मुफाहमत दिखाई दी और ना ही हुकूमत काम कर पा रही है। तहरीक इंसाफ दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट शुरू कर चुकी है और मुल्क के कई शहरों में जलसे जुलूस भी कर चुकी है। मौलाना फजल रहमान को भी साथ में लाने की बातें की जा रही हैं, जिसमें चंद मामलात पर मौलाना और तहरीक इंसाफ में जो डेडलॉक है वो भी बरकरार है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जल्द वो डेडलॉक भी खत्म हो जाएगा, मगर हुकूमत भी जो है वो पीछे नहीं है। मौलाना को मनाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौलाना फजल रहमान के साथ मीटिंग कर चुके हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत मौलाना फजल रहमान के मुतालबात मान लेगी या फिर मौलाना तहरीक इंसाफ के कंटेनर पर सवार हमें दिखाई देंगे। और तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो सरबराह हैं महमूद अचकज़ई वो भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के सामने मुज़ाकरात के लिए कह चुके हैं, मगर तहरीक इंसाफ एक तरफ मुज़ाकरात की बात करती है हमेशा से, दूसरी तरफ कहती है कि जिन लोगों की डोरें कोई और हिला रहा होता है उनसे मुज़ाकरात क्यों किए जाए। उधर शहबाज सरकार की सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के रूठने और मनाने का सिलसिला भी हमने देखा करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में जारी है। वफाकी बजट को लेकर पीपल्स पार्टी हुकूमत से काफ़ी नाला है। अब जो खबर है वो ये है कि जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं बिलावल भुट्टो जरदारी वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात का फैसला कर चुके हैं और ज़रा ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म की दावत पर जल्द मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म को वफाक पंजाब बारे तहफ़्फ़ुज़ात से अपने आगाह कर देंगे और जो बजट बारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। तो क्या पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल होने के लिए तगदो कर रही है या फिर मामला कुछ और है? सारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलमान आबिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सलमान आबिद साहब, ये जो खींचा तानी का सिलसिला ये ख़त्म नहीं हो रहा है। एक जानिब खबरें उठती हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट चला दी जाती है। कहा जाता है कि जिनकी डोरें कोई और हिला रहा उनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है क्या? देखिए ना, एक तो पाकिस्तान की कहानी जो है ना वो बड़ी पुरानी है। महाजराई, टकराव, गैर यकीनी सूरत हाल, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इकनॉमिक अनस्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इशूज़ ये पुराने हैं, गवर्नेंस के इश्यूज पुराने। No doubt. हम इनसे बाहर ही नहीं निकल रहे। जो भी सियासी बंदोबस्त होता है उसके बाद हमें ये नवीद सुनाई जाती है कि अब हालात दुरुस्त हो जाएंगे, लेकिन हालात दुरुस्त होने की बजाय और ज़्यादा बिगाड़ का शिकार हो जाते हैं। अभी भी देखिए, अभी कहा जा रहा है कि जैसे इकॉनमी हमने रिवाइव कर ली है, सिचुएशन बड़ी अच्छी है, पंजाब की हुकूमत बहुत शानदार परफॉर्म कर रही है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अगली दफ़ा जब हम बजट पेश करेंगे तो उस पर हमारे ऊपर IMF का दबाव नहीं होगा। बहुत सी नेक बात है, लेकिन उसके पसे पर्दा जो अनसर्टेनिटी है वो बदस्तूर मौजूद है। आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन और आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन बराह रास्त आपके लिए रेड लाइट जला रही है। और वजह क्या है? हम अभी तक पोलराइजेशन में इतने ज़्यादा चले गए आगे कि हम एक दूसरे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। और आप देखिए, ये मसला सिर्फ सियासी जमातों तक महदूद नहीं रहा, जुडिशरी के अंदर भी टकराव है, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी टकराव नजर आता है। आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर देखें, आपके गवर्नेंस के मामलात देखें, आपकी हुकूमत और अपोजिशन देखें, जो सियासी इख्तलाफात हैं उनको हमने एक सियासी दुश्मनी का रंग देती है। बिल्कुल, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं हुकूमत से क्यों मुज़ाकरात करूं, हुकूमत के पास इख्तियार क्या है, और वैसे भी ये 8 फरवरी की जाली हुकूमत है। वो ये कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले कि हमने तो बीच में नहीं पड़ना, आप जाने और हुकूमत जाने। अच्छा, फिर दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है, वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि नाराज होकर बैठी है। उसने इख्तियार तो सारे समेट लिए हैं, लेकिन जिम्मेदारी हुकूमत के साथ लेने के लिए तैयार नहीं है, वजारतों में आने के लिए तैयार नहीं है, माशी बोझ में अपने आप को कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, PTI वाले मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन वो भी एस्टैब्लिशमेंट से चाहते हैं, हुकूमत से नहीं चाहते हैं। यानी एक ऐसी सिचुएशन है कि जजेस खत लिख रहे हैं कि जनाब हम जो है ना इस वक्त अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, हमारे घरों पर हमले हो रहे हैं, हमें धमकियाँ दी जा रही हैं। ये एक अजीबो गरीब मखमसा है। फिर उसके बाद आप देखिए जो हमारे रीजनल कॉन्टेक्स्ट हैं, चाइना, कितनी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन साथ साथ वो भी कहा जा रहा है डेफिसिट भी है। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात, तो
ओवरऑल आप देखिए कि पाकिस्तान को रियल किस्म की ना एक रिकंसिलेशन की जरूरत है, जिसमें सारे स्टेक होल्डर बैठे और ओपन माइंड के साथ बैठे, डिक्टेशन के साथ ना बैठे, यानी एस्टैब्लिशमेंट कहे कि इमरान खान को ये बात माननी पड़ेगी। किसने बिठाना है तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे? देखिए, क्यों नहीं बैठ पा रहे अभी तक? देखिए, अगर आप ये समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब बैठाएंगे तो इस खुशफहमी से बाहर निकल आए। अच्छा। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को या PMLN को सूट करता है ये मॉडल के इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान टकराव रहे, क्योंकि जब तक टकराव रहेगा उसके अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है ना वो शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, इसलिए वो तो नहीं चाहेंगे कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात ठीक हो। अच्छा, अब एस्टैब्लिशमेंट में से कुछ लोग इनिशिएटिव लेते हैं, कुछ लोग जुडिशरी के अंदर से इनिशिएटिव लेने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग हुकूमत के अंदर इनिशिएटिव लेने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग अपोजिशन के अंदर है। बैरिस्टर गोहर साहब है, ठीक है, वो कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। सलमान राजा साहब हैं, वो भी ये कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। असद कैसर साहब कहते हैं। तो अगर ये सारे लोग एक दूसरे को फैसिलिटेट करें और एक माहौल बनाए, ये जो है ना शिद्दत के साथ, डिक्टेशन के साथ कि हम एक दूसरे को खत्म कर देंगे, इससे मुज़ाकरात का अमल नहीं होगा। आपको ओन करना पड़ेगा कि इमरान खान भी एक रियलिटी है, आपको ओन करना पड़ेगा कि हुकूमत भी एक रियलिटी है, अपोजिशन भी रियलिटी है, एस्टैब्लिशमेंट भी रियलिटी है, जुडिशरी भी रियलिटी, और सब लोग अगर अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल दायरा कार में काम करने के लिए हामी भर लें तो मसला हल हो सकता है। सही है। अच्छा सलमान भाई साहब, आगे चल के मौलाना फजलुर रहमान को कहाँ देख रहे हैं? अब PTI के कंटेनर पर देख रहे हैं या फिर हुकूमत के साथ? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान हमेशा से इक़्तिदार के खिलाड़ी रहे हैं और वो हमेशा से अपने पावर पॉलिटिक्स में अपना हिस्सा अच्छा लेते हैं। इस दफा उनको हिस्सा नहीं मिला। बलूचिस्तान में वो हुकूमत चाहते थे, आपने नहीं दी। वो चाहते थे कि KPK के अंदर गवर्नर जो है उनके समधी वो रहे, आपने वो नहीं रहने दिया। तो इस वजह से उनकी नाराजगी समझ आती है। फिर दूसरी बात यह कि KPK में उनका मैंडेट खत्म हो चुका है, अमली तौर पर वो हार चुके हैं बड़े बुरे तरीके से। अब वो रिवाइवल भी चाहते हैं, लेकिन साथ साथ अब आप देखिए शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात, मोहसिन नकवी से मुलाकात, आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। क्यों? क्योंकि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट कभी नहीं चाहेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान जाके इमरान खान के ट्रक पे सवार हो जाए और वो एक बड़ी अपोजिशन के तौर पर सामने आए, क्योंकि स्ट्रीट पावर तो उनके पास है, इसलिए उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह कि देंगे क्या? क्या आप उनको बलूचिस्तान की वजारत आला देंगे? अच्छा। क्या आप उनको सिंध की KPK की गवर्नरशिप देंगे? क्या आप वफाक में कोई हिस्सा देंगे? आपने तो सदर बनाने का वादा भी किया था उनसे, आसिफ अली जरदारी के मुकाबले में वो भी नहीं बना। तो मुझे लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान अपने कार्ड अच्छे खेल रहे हैं। उन्होंने हुकूमत के अंदर भी अपने कार्ड रखे हुए हैं, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी अपने कार्ड रखे हुए हैं, और इमरान खान की तरफ भी असद कैसर वगैरह उनके लिए हमदर्दी का जज्बा रखते हैं कि मिलकर पॉलिटिक्स करनी है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को एक बात समझनी चाहिए कि उनकी पॉलिटिक्स अब इतनी डेफिसिट में चली गई है, जो वोट पॉलिटिक्स है 2013, 2018 और 2024 के इंतखाबात में उनकी सियासी कहानी जो है ना, वोट की पॉलिटिक्स, वो काफी खत्म हुई है। उसकी रिवाइवल के लिए उनको एक मजबूत अपोजिशन लीडर के तौर पर आना पड़ेगा। अगर वो आएंगे तो बात आगे चलेगी, वगरना जोड़ तोड़ की सियासत में कुछ वजारतें ले लेंगे लेकिन उससे उनकी दाल गलेगी नहीं। अच्छा, और ये जो सिलसिला चल रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान रूठने और मनाने का, ये कहाँ जाकर रुकता हुआ देख रहे हैं? और लग रहा है कि पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमत की मुद्दत पूरी करवाएगी और आगे चल के क्या आप काबीना में भी हिस्सा लेने जा रहे हैं? पीपल्स पार्टी अपनी तनख्वाह के ऊपर काम करेगी। वो तनख्वाह ये है कि आपको सदर ममलिकत दिया गया है, आपको पंजाब का गवर्नर दिया गया है, आपको बलूचिस्तान की वजारत आला दी गई है, आपको KPK में गवर्नर बनाया गया है। तो जैसे वो कहेंगे ना एस्टैब्लिशमेंट वाले, ये माशाल्लाह उनके मुताबिक चलेंगे, बजट में भी पास करेंगे, बजट को भी मंजूर करेंगे। हाँ, जब तक उनके ऊपर ये दबाव नहीं, नाला वो रहेंगे, इसलिए कि वो उनको पता है कि इस हुकूमत का बोझ हमने नहीं उठाना। वो सारा बोझ, मईशत का जो बोझ है वो PMLN पे डालेंगे। लेकिन जिस वक्त एस्टैब्लिशमेंट उनको कहेगी कि आपने वजारतों का हिस्सा बनना है और हर सूरत में बनना है, आपके पास अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा, तो पीपल्स पार्टी उस पर सिजदा करेगी। और ये याद रखिए, पीपल्स पार्टी में आज भी डिसाइसिव पावर बिलावल भुट्टो नहीं है, आसिफ अली जरदारी हैं। और जो भी मामला तय हो रहे हैं और जो तय होंगे आगे, वो भी सब आसिफ अली जरदारी से तय होंगे। इसलिए पीपल्स पार्टी अभी वेट एंड सी की पॉलिटिक्स में है और वो देखना चाहती है कि इस पूरे खेल के अंदर जो है PMLN जो है वो किस तरह से बिहेव करती है। अब PMLN से वो पंजाब में मजीद हिस्सा मांग रहे हैं, लेकिन PMLN ने जवाबी वार करते हुए ये कहा है कि ठीक है, हम आपको पंजाब में कुछ और चीजें देते हैं, आप हमें जरा सिंध में तो कुछ हिस्सा दें। तो सिंध में भी नहीं देंगे। तो इसलिए ये लड़ाई चलेगी और ये लड़ाई पहले भी थी। आपको याद है पिछली हुकूमत जो 18 माह की रही है शहबाज शरीफ की, उसमें भी पीपल्स पार्टी और इनके दरमियान आंख मचोली का खेल चलता रहा है और अभी भी ये चलेगा। इससे कोई बड़ा फायदा नहीं होगा, लेकिन इसका अल्टीमेट नुकसान PMLN को हो रहा है क्योंकि उनकी एक बड़ी इत्तेहादी जमात हुकूमत को ओन करने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलमान भाई साहब, एक और ड्रामा चल रहा है KPK में, अली अमीन गंडापुर की जो वो कर रहे हैं, उस पे आप क्या कमेंट करेंगे? क्या दुरुस्त इकदाम है इस तरीके से? नहीं, दुरुस्त इकदाम तो नहीं है। देखिए, वफाक में और सूबे के दरमियान नहीं चल सकता। देखिए ना वो चल सकता है
और अगर वफाक धमकियां देगा वो भी नहीं चल सकेगा। मैं आपको बताऊं, दोनों के दरमियान एक हार्मोनी डेवलप करनी पड़ेगी। लेकिन अली अमीन गंडापुर पे एक प्रेशर है पीटीआई का, पीटीआई के वर्करों का, पीटीआई का प्रेशर है, इमरान खान का प्रेशर है, उन्हें वो रेजिस्टेंस का मूड बनाना पड़ता है, धमकियां देनी पड़ती हैं ताकि वो अपनी सर्वाइवल जो है उसको मेंटेन कर सके। लेकिन ये मॉडल चलेगा नहीं जब तक वफाक के साथ आप कोलैबोरेट नहीं करेंगे। आप सूबे की हुकूमत को चलाना मुश्किल काम है। अगर आप गवर्नर राज लगा देते हैं, वफाक का एक ऐसी स्टेज पे ले जाता है जहां गवर्नर राज लगेगा, तो उसका भी बदनामी जो है ना वो वफाक को मिलेगी, सूबे का कुछ नहीं जाएगा, पीटीआई को कुछ नहीं होगा। पीटीआई को फायदा ही होगा क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स कर रही है, पॉपुलर पॉलिटिक्स कर रही है। तो गवर्नर राज, जो मोहसिन नकवी साहब ने इंटरवीन किया है, उससे कोई फायदा होता देख रहे हैं? सिचुएशन प्रिवेल करनी है। नहीं, देखिए मोहसिन नकवी ने जोड़ तोड़ तो किया है और कुछ बातें उन्होंने मनवाई भी है, साथ राब्ते भी किए, उनको मनाया भी है, वो इंगेज भी हुए हैं, वो वफाकी हुकूमत के साथ बैठने के लिए भी तैयार हुए हैं। लेकिन अब अगर ये रोल मोहसिन नकवी साहब ने करना है तो सवाल यह है कि फिर प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? फिर सारे मामला फिर मोहसिन नकवी साहब को दे दिए जाए। अच्छा सर, ये तो चलता रहना है, सियासतदानों ने तो इस तरीके से मुल्क को लेकर चलना है। आप अवामी तज्जिया कर रहे हैं, कुछ अवाम की बात करें, हमारे हालात भी कोई बेहतर होने हैं या फिर ऐसे ही रहने हैं? हमने देखिए, अवाम की सियासत तो हिना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो ही नहीं रही। इस्लामाबाद में जो लड़ाई चल रही है इक्तदार की, जोड़ तोड़ की, ताकत की, उसमें अवाम कहाँ से आ गए? अब आप देखिए, आप सब लोग जो तनख्वाहदार हैं उनकी तनख्वाहों में कुछ इजाफा हुआ, सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन की, और साथ ही टैक्सों की एक भरमार। हाँ। अच्छा, अब बिजली की कीमतों में फिर आपने इजाफा कर दिया, लेवी जो है पेट्रोल के ऊपर वो आपने बढ़ा दी। अच्छा, इकोनॉमिक्स आपकी ग्रो नहीं कर रही, इंडस्ट्री आपकी लग नहीं रही, नया रोजगार आपका पैदा नहीं हो रहा। अभी मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि लास्ट ईयर सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। पाकिस्तान के अंदर से जो लोग सरमायाकार हैं, जिनके पास पैसा है, वो पाकिस्तान में पैसा लगाने की बजाय बाहर जाके सरमाया लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना पैसा यहां से लेके जा रहे हैं। तो जब आपकी इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो आपकी इकोनॉमिक कैसे आएगी? जब इकोनॉमिक्स नहीं बनेगी तो फिर आम आदमी को रिलीफ क्या होगा? अब हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि जो ताकतवर तबका है उस पर टैक्स नहीं लगा रहे। हाँ। और जो कमजोर आदमी है, तनख्वाहदार मुलाजिम है, उन पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के फाइलर और नॉन फाइलर की डिबेट के साथ आपने उन पे बोझ डाल दिया है। ये जो आमदनी में और अखराजात में अदम तवाजन हो रहा है, यानी मेरी आमदनी अगर 1 लाख रुपए माहाना है और मेरे अखराजात की जो मद है वो 1.5-2 लाख है, तो ये जो 75,000 का डेफिसिट है, इसको कैसे हुकूमत फिल करेगी? फिर एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस दफा कहा गया कि 37,000 रुपए जो है वो कम से कम मुलाजिम की तनख्वाह है। अब आप मुझे बताइए, मीडिया इंडस्ट्री हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, सरकारी बैंक्स हो, आप सिक्योरिटी गार्डों की तनख्वाहें पूछें, आप वहां जो किचन में काम करने वाले वेटर हैं, जो स्वीपर हैं, अगर किसी को 35,000 रुपए तनख्वाह मिलती है तो मुझे बताइए। अब बल्कि गवर्नमेंट के इदारों के अंदर भी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जा रहा है, पक्की मुलाजमत नहीं मिल रही, कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है 20-20 हजार रुपए के ऊपर। अब वजीर खजाना इसके ऊपर जवाब देंगे? वजीर खजाना इस पे जवाब देंगे जो दुबई लीक्स में पाकिस्तानियों ने जाके वहां पे जो इतने पैसों की दौलत के साथ अपनी प्रॉपर्टियां बनाई है, कोई इसका हिसाब किताब है? तो इसलिए आम आदमी की सियासत तो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हो रही, और यही वजह है कि पाकिस्तान में आम आदमी कमजोर हो रहा है। काम का ख्वाब जो है वो हकीकत नहीं बनने वाला। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब ने डिटेल से डिस्कस किया और बताया। फिलहाल आम आदमी जरा सब्र ही करे क्योंकि उसके हालात बेहतर नहीं होने वाले, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हरगिज नहीं आ सकती। एक्सप्रेसो में वक्त हुआ एक ब्रेक का। एक्सप्रेसो में खुशामदीद। उर्दू के मारूफ मज़ाहनगार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के चाहने वाले आज उनकी 6ठी बरसी मना रहे हैं। 4 सितंबर 1921 को भारत के शहर जयपुर में पैदा होने वाले मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान हिजरत की और कराची में ही सुकूनत इख्तियार की। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से MA भी किया और फिर बैंकारी के शोबे से वो वाबस्ता हो गए और उसी को अपना ज़रिया मुआश बना लिया। कई बैंक्स के सरबराह के तौर पर और पाकिस्तान बैंकिंग काउंसिल के चेयरमैन के ओहदे पर भी फाइज रह चुके हैं। यह एजाज़ भी उनके पास था। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का शुमार उर्दू अदब के सफ़े अव्वल के मज़ाहनगारों में होता है और उनकी जो तसनीफ़ हैं उनमें चिराग तले, खाकिम बदहन, ज़रगुज़िश्त, आबेगुम और शाम शेर यारा शामिल हैं। शायरी उर्दू अदब के बड़े मुहक्किक, नक़ाद, अदीब और बड़े शायर ज़हीर फ़तेहपुरी ने मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की तहरीरों के बारे में कहा था कि हम उर्दू मज़ाह के अहद यूसुफ़ी में जी रहे हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी को उनकी अदबी खदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ के एज़ाज़ात से नवाजा गया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान ने उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदबी एजाज़ कमाल फ़न अवार्ड और आदमजी अवार्ड भी उससे भी नवाजा है। ये उर्दू अदब का एक चमकता सितारा है जो तवील इलारत के बाद 20 जून 2018 को 97 बरस की उम्र में अपने लातादाद चाहने वालों को सोगवार छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गए।
और एक अच्छी खबर है जनाब, जो नुसरत फ़तेह अली ख़ान के मद्दाह हैं, हम में से हर एक ही उनका फ़ैन है, उनके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। और वो ये कि जी नुसरत फ़तेह अली ख़ान जो हैं वो उन्होंने 1989 में एक मुआहिदा किया था और पाकिस्तान म्यूज़िक के जो शहंशाह हैं उनकी एक अनसुनी रिकॉर्डिंग्स का नया एल्बम चेन ऑफ लाइट 20 सितंबर को रिकॉर्डिंग के करीबन 34 साल बाद रिलीज़ किया जाना है। और जो गुमशुदा एल्बम है उसको पीटर गैब्रियल के रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के टेप आर्काइव से दरियाफ्त किया गया। और नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने 1989 में इसका मुआहिदा किया था और 1990 की जो दहाई थी उसके साथ आलमी सतह पर सराहे जाने वाले एल्बम्स का एक सिलसिला जारी किया गया। एल्बम के इजरा को जुज़वी तौर पर अगर बात की जाए तो ब्रिटिश काउंसिल की भी हिमायत हासिल है। 8 गुलकारों और मौसीकारों के साथ चेन ऑफ लाइट 4 रिवायती कवालियाँ पेश करती है, जिसमें जो खबर है, जो सरप्राइज़ था वो ये है कि एक ऐसी कवाली भी शामिल है जिसे पहले कभी नहीं सुना गया। और ये रिकॉर्डिंग रियल वर्ल्ड स्टूडियोज़ में अप्रैल 1990 में की गई थी। और इसी दौरान उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने कैनेडियन प्रोड्यूसर माइकल ब्रोक के साथ अपने क्रॉसओवर एल्बम मस्त मस्त पर भी काम किया था। और कवाली गुलकारों के 600 साल पुराने सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाले नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ ने सूफ़ी मौसीकी को दुनिया में फैलाया है। और उनकी आवाज़ न सिर्फ सूफ़ी कवाली की रिवायत को मुजस्सम करती है बल्कि ये ख़ुद गाने का जज्बाती जौहर है। अपने म्यूज़िकल करियर के दौरान नुसरत फ़तेह अली ख़ान एक सकाफ़ती आइकन भी बन गए, जिनके मुअज़्ज़ज़ मद्दाहों की फ़हरिस्त इस्लामी दुनिया से निकलकर मगरबी रॉक और पॉप तक भी फैल चुकी है। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जी इस कवाली के लिए, क्योंकि मैं ख़ुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की। और देखना ये है कि ये जो कवाली जो हमने अभी तक नहीं सुनी, ये किस तरह से अपने सुनने वालों को अपने सहर में जकड़ लेती है। और इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।